नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का वाईसीटी बुक्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आजकल हम लोग एसएससी जेईई का प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो पिछले लेक्चर तक हम लोगों ने आपका 26 सितंबर 2019 का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था वहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है, टेक्निकल पार्ट। तो आज हम लोग उसका 26 सितंबर 2019 का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने जो पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो सब वीडियो ज़रूर देखिए आप लोग। बहुत कुछ एक्सप्लेन किया गया है उसमें, आप लोग काफ़ी सारी नॉलेज मिलेगी वहाँ से, ठीक है। आप लोग ज़रूर देखिएगा उसको, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। देखिए, द टाइप ऑफ इंसुलेटर यूज्ड ऑन लाइन्स अप टू 33 kV और 33 kV अप टू 33 kV, ठीक है। 33 kV तक लाइन में कौन सा इंसुलेटर यूज़ करते हैं। यहाँ पे 4 इंसुलेटर का नाम दिया है, ठीक है। 4 इंसुलेटर में कौन सा यूज़ करते हैं वो देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो पहले देखते हैं कौन सा इंसुलेटर कैसा दिखता है, ठीक है। तो पिन इंसुलेटर कैसा होता है आपको दिखाता हूँ मैं। देखिए देखिए ये वाला होता है आपका पिन इंसुलेटर, ठीक है। ये हो गया आपका वायर जो होता है, ठीक है। ये आपका पोल होता है, पोल का आर्म। और ये हो गया आपका इंसुलेटर, ठीक है। ये वायर आपका पोल के साथ कनेक्ट ना हो पाए, मतलब आपका कंडक्ट ना करे इसके थ्रू करंट, इसलिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, इंसुलेटर को यहीं पर। और इसको हम लोग पिन इंसुलेटर कहते हैं, पिन इंसुलेटर, ठीक है। पिन इंसुलेटर कहा जाता है इसको, ठीक है। तो दूसरा चलिए अगला इंसुलेटर देखते हैं। इंसुलेटर, ठीक है। ये है आपका रिले टाइप इंसुलेटर, ठीक है। ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। चलिए अगला इंसुलेटर देखते हैं क्या है। ये है आपका पोस्ट टाइप इंसुलेटर, ठीक है। ये आपका हाई वोल्टेज लाइन में यूज़ होता है, ठीक है। और चौथा वाला है, दिखा देते हैं आपको। और ये वाला है आपका स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर, ठीक है। ये जो देखिए, ये जो वायर आ रहा है आपका यहाँ से, ये जो आपका वायर आ रहा है यहाँ से, ये ऐसे जंप करके ऐसे करके निकल जाता है, ठीक है। यहाँ भी देखिए ये जो वायर आ रहा है यहाँ से, ठीक है। आपका वायर इधर से आ रहा था, फिर आके ऐसे करके ये निकल गया यहाँ से, ठीक है। आपका ये जो होता है ये आपका स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर होता है, ठीक है, ये वाला। तो समझ गए आप लोग चारों में डिफरेंस क्या है, कौन सा कैसे यूज़ होता है, ठीक है। अब कौन सा कहाँ यूज़ होता है वो आपको मैं एक्सप्लेनेशन देख के बताता हूँ, ठीक है। पिन इंसुलेटर, ठीक है, और स्ट्रेन इंसुलेटर। पिन और स्ट्रेन, पिन इंसुलेटर और स्ट्रेन इंसुलेटर का उपयोग 33 केवी तक की जाती है, ठीक है। यही दो ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेन इंसुलेटर का प्रयोग उच्च वोल्ट का की लाइन में। तो देखिए यहाँ पे स्ट्रेन इंसुलेटर का प्रयोग उच्च वोल्टता की लाइन, मतलब हाई वोल्टेज लाइन में स्टार्टिंग पॉइंट, टर्मिनेटिंग पॉइंट, एंड पॉइंट, डिवीजन पॉइंट, मतलब जहाँ से कुछ पोल का लाइन घूमती है, ठीक है, वहाँ पर यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद इसके अलावा नदी, नहर, नाले, तालाब, पर्वत, पटरी, घाटी, मतलब कुछ, मतलब ब्रेक होता है कहीं पे, जब लाइन का ब्रेक होता है पोल का, उस जगह पे आपका हॉरिजॉन्टली वे में लगा देता है। मैंने अभी आपको दिखाया कि आपका इंसुलेटर आपको ऐसे कुछ था और वायर ऐसे आया और ऐसे करके निकल गया, मैंने आप लोग को बताया, ठीक है। पोल ये वाला होता है, पोल ऐसे करके, तो वो वाला था आपका स्ट्रेन इंसुलेटर। आप लोग वीडियो को पीछे करके थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है रील इंसुलेटर, ठीक है। रील इंसुलेटर का प्रयोग 650 वोल्ट के नीचे, मतलब 650 वोल्ट तक की जाती है, ठीक है। विद्युत शक्ति वितरण, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में यूज़ किया जाता है रील का रील इंसुलेटर, ठीक है। दिशा बदलने वाली पोल में, ठीक है।
उसके बाद देखिए उसका पोस्ट इंसुलेटर जो है आपका आइसोलेटर में यूज़ किया जाता है, ठीक है। आइसोलेटर प्रतिस्थापन मतलब हाई वोल्टेज लाइन में यूज़ किया जाता है आइसोलेटर का प्रतिस्थापन के लिए, ठीक है। ये नॉर्मली ऐसे ही पोल में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने आप लोग को दिखाया पोल के ऊपर था, ठीक है। आप लोग वीडियो पीछे करके ज़रूर देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। चलिए आंसर कौन सा होगा तब देखिए, आपका ऑप्शन ए आंसर होगा, ठीक है। 1 और 4 मतलब आपका 33 के बी तक पिन इंसुलेटर और स्ट्रेन इंसुलेटर यूज़ होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए वाटर हैमर इफेक्ट इज एक्सपेक्टेड इन ए, इसका आंसर होता है आपका पेन स्ट्रोक, ठीक है। वाटर हैमर इफेक्ट यहीं पर दिखाया था। पेन स्ट्रोक क्या है? पेन स्ट्रोक मैंने आप लोगों को लास्ट डे वीडियो में बताया था। ये आपका ये होता है डैम, डैम से जो पानी निकलता है, जिसके पाइप के थ्रू का पानी आपका टरबाइन तक पहुंचता है, ठीक है। उस पाइप को आपका पेन स्टॉक बोलता है। अब देखिए वाटर हैमर कैसे का होता है। देखिए मानिए मैं हम लोग यहाँ पे एक वल्व रहता है, ठीक है, वाटर को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे एक वल्व रहता है, वाटर वल्व। अब देखिए जब वल्व को हम लोग ओपन करता है, नॉर्मल ओपन रहता है वल्व, तो पानी नॉर्मली फ्लो होता है। लेकिन जब वल्व को क्लोज करने का टाइम आ जाता है, ठीक है, उस टाइम क्या होता है आपका, अचानक से पानी बंद हो जाती है, ठीक है। अचानक से अगर कहीं मतलब बहुत लंबा पाइप है, अचानक से पानी बंद हो जाएगा, तो वहाँ पर एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है पाइप के अंदर, ठीक है। और वाइब्रेशन के कारण वहाँ पर थोड़ा नॉइस होता है, ठीक है। पाइप के अंदर बाहर भी सुनाई देता है, अंदर भी होता है नॉइस। उसी केस को हम लोग वाटर हैमर इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। मतलब धक्का टाइप का फील होता है पाइप के अंदर, ठीक है। मतलब हथौड़ा से जब मारते हो तो कैसा हो जाता है, ठीक है। ठीक वैसे ही कुछ होता है पाइप के अंदर जब आपका ये वल्व क्लोज होता है, अचानक से पानी जब बंद हो जाता है, ठीक है। तो ये होता है आपका वाटर हैमर इफेक्ट, ठीक है। यहाँ पर आप लोग पढ़िएगा, इसको समझ में आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। और हाँ, यहाँ पर देखिए और एक टर्म है आपका सर्ज टैंक, ठीक है। सर्ज टैंक क्या काम क्या होता है आपका, यही जो आपका वाटर हैमर इफेक्ट है इसी को कम करने के लिए, ठीक है, आप लोग सर्ज टैंक यूज़ करते हैं, ठीक है। डैम के यहाँ पे हम लोग सर्ज टैंक यूज़ करते हैं। सर्ज टैंक क्या होता है आपका, एक मानिए यहाँ पे टैंक है, ठीक है। यहाँ पे अगर टैंक होगा, ऐसे करके टैंक होता है, ठीक है। उसमें फुल पानी नहीं रहता, उसका पानी मतलब कुछ इस तरह का लेवल का होता है, ठीक है, नॉर्मली। अब देखिए हम लोग अगर पानी नॉर्मली जाने देंगे तो अगर पानी का लेवल कुछ ऐसे कुछ रहेगा, ठीक है, इतना तक भर्ती रहेगा मानिए, ठीक है, यहाँ तक रहेगा। अब अचानक से अगर बंद कर देंगे इसको तो पानी तुरंत ऊपर चला जाएगा। तो इससे क्या होगा आपका, आपका जो पानी का जो फोर्स यहाँ पे लगने वाला था, वो फोर्स ना लग के पानी ऊपर जाके वो फोर्स को कॉम्पेंसेट कर देगा। तो वाटर हैमर इफेक्ट आपका नहीं होगा, ठीक है। तो सर्च टैंक आपको दिखाता हूँ, सर्च टैंक कैसा दिखता है, उसका फोटो आप लोग एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये है आपका सर्च टैंक, ठीक है, ये वाला। तो यही आपका पेन स्टॉक है। पेन स्टॉक में जब हम लोग यहाँ पे वल्व रहता है यहाँ पे, ठीक है, वो दिखाया नहीं यहाँ पे इस जगह पे एक वल्व रहता है, ठीक है। उस वल्व को जब हम लोग क्लोज करते हैं पानी कम पहुँचाने के लिए, तो यहाँ पे वो पानी का लेवल अप हो जाता है। अप होकर आपका पेन स्टॉक में वाटर हैमर का इफेक्ट को कम कर देता है, ठीक है। आप जब वल्व खोल देते हैं तो यही पानी आपका नीचे आ जाता है, ठीक है। नीचे आकर नॉर्मली आपका नॉर्मल जो लेवल होता है पानी का, उस लेवल पे आकर नॉर्मल पानी फ्लो होते रहता है, ठीक है। अब रियल में आपका सर्च टैंक कैसा होता है आपको दिखाता हूँ मैं, आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए ये होता है आपका सर्च टैंक, ठीक है, ये वाला ये होता है आपका सर्च टैंक। ये है आपका पेन स्टॉक, ठीक है, यहीं से आपका पानी निकलता है। और ये होता है आपका सर्च टैंक, ठीक है। पेन स्टॉक के स्टार्टिंग में इसको लगाया जाता है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे पेन स्टॉक कैसा होता है, सर्च टैंक कैसा दिखता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, द चेंज इन डीसी एक्साइटेशन ऑफ ए सिंक्रोनस मोटर विल चेंज द, आपका यहाँ पे आपका होगा एक्साइटेशन चेंज करने से आपका पावर फैक्टर में चेंज होता है, ठीक है। यहाँ पर बी ऑप्शन गलत दिया हुआ है, ऑप्शन आपका एक्सप्लेनेशन ठीक है, ठीक है, ऑप्शन गलती से बी लिख दिया होगा, आपका डी आंसर होगा। तो आप लोगों का
यहाँ पे पावर फैक्टर कैसे चेंज होता है, ठीक है। ये आपको दिखाता हूँ मैं एक बार, आप लोगों को पहले के लेक्चर में बताया था, फिर से एक बार बोल देता हूँ मैं, ठीक है। देखिए आपका इसको आप लोग जान सकते हैं कुछ ऐसे, आप लोग इन्वर्टेड वी कर्व को थ्रू आप लोग देख सकते हैं इसको, ठीक है। ये होता है आपका पावर फैक्टर और ये होता है आपका एक्साइटेशन ई एफ, ठीक है, फील्ड एक्साइटेशन। तो ये होता है नॉर्मल एक्साइटेशन, ठीक है। नॉर्मल एक्साइटेशन इस तरफ आपका मोटर के केस में ये होता है आपका लीडिंग पावर फैक्टर ऑपरेशन होता है, ठीक है। जनरेटर के केस में, सॉरी, ये आपका लैगिंग पावर फैक्टर ऑपरेशन होता है, ठीक है। और मोटर के केस में आपका ये होता है लैग और ये होता है आपका लीड, ठीक है। तो देखिए आप लोग यहाँ पे फील्ड को वैरी करोगे, यहाँ पे आप लोग फील्ड को वैरी करोगे मतलब आपका नॉर्मल से आप लोग घटाओगे फील्ड को, तो आपका जनरेटर के केस में आपका पावर फैक्टर लीडिंग ही रहेगा। और ये है आपका यूनिटी पावर फैक्टर, ये आपका 1 है, यूनिटी पावर फैक्टर नीचे डिक्रीज होगा, ठीक है। लीडिंग पावर फैक्टर ही रहेगा लेकिन आपका डिक्रीज होगा। और आपका नॉर्मल से आपका बढ़ाओगे इधर राइट साइड में, तो वो जनरेटर के केस में आपका लैगिंग पावर फैक्टर हो जाएगा और डिक्रीज होगा, ठीक है, पावर फैक्टर। और जनरेटर के केस में ठीक ऑपोजिट होगा, ठीक है। तो ये ऐसे ही हम लोग ई एफ को वैरी करके पी एफ को भी वैरी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए आपका डीसी एक्साइटेशन चेंज करने से आपका ऑप्शन डी पावर फैक्टर में बदलाव आएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। 4 रिलेशन हैव बीन गिवन में 4 रिलेशन दिया हुआ है, करेक्ट रिलेशन हम लोग को बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एमएमएफ फ्लक्स रिएक्टेंस, सॉरी एमएमएफ फ्लक्स रिलक्टेंस और परमियंस, ये चारों का बात कर रहा है। तो एमएमएफ फ्लक्स और रिलक्टेंस का हम लोग रिलेशन पहले देख लेते हैं क्या होता है। देखिए एमएमएफ फ्लक्स रिलक्टेंस, ठीक है, आपका याद रखिएगा कि आपका फ्लक्स जो होता है इक्वल्स टू एमएमएफ होता है एन आई टर्न्स और ये करंट थ्रू टर्न बाई आपका रिलक्टेंस होता है, ठीक है। ये होता है आपका फॉर्मूला, ठीक है। फ्लक्स एमएमएफ और रिलक्टेंस, एमएमएफ ये वाला है, फ्लक्स ये वाला है और आपका रिलक्टेंस ये वाला है, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ से हम लोग को देखना पड़ेगा कि है कि नहीं कि फ्लक्स इक्वल टू एमएमएफ बाई रिलक्टेंस है कहीं पे। फ्लक्स इक्वल टू एमएमएफ बाई रिलक्टेंस कहीं भी नहीं है, लेकिन एक ऑप्शन है जहाँ पर हम लोग को दिख रहा है फ्लक्स इक्वल टू एमएमएफ बाई परमियंस, ठीक है। परमियंस तो नहीं होगा, ये तो रिलक्टेंस होगा, ये तो गलत है, ठीक है। तो हम लोग को परमियंस भी देखना पड़ेगा। परमियंस क्या होता है, परमियंस होता है आपका रिलक्टेंस का ऑपोजिट, ठीक है, मतलब आपका रेसिप्रोकल होता है आपका परमि 1 बाई परमियंस इक्वल टू रिलक्टेंस होता है, ठीक है। अब देखिए हम लोग यहाँ पे देखिए रिलक्टेंस को अगर 1 बाई परमियंस लिख देते हैं इस रिलक्टेंस को, तो क्या होगा, अगर फ्लक्स बाई परमियंस हो जाएगा। अब उस केस में आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फ्लक्स इक्वल टू सॉरी एमएमएफ इक्वल टू फ्लक्स बाई परमियंस, ठीक है, समझ गए आप लोग मेन फार्मूला जो ये है आप लोग याद रखिएगा कि फ्लक्स इक्वल टू आपका एमएमएफ बाई रिलक्टेंस होता है, ठीक है, और रिलक्टेंस होता है आपका 1 बाई परमियंस, ठीक है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इन बुलियन अलजेब्रा ए डॉट ए बार प्लस ए क्या होता है। अब हम लोग जानते हैं बुलियन अलजेब्रा में ए डॉट ए बार 0 होता है, 0 प्लस ए
यह होता है आपका 0 + a = a होता है। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। कुछ भी नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है, एकदम फार्मूला बेस है, आपका रिलेशन बेस है। ठीक है, यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंस रिलेशन दिया हुआ है, आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है, काम आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, बोथ मेन वाइंडिंग एंड ऑक्सिलरी वाइंडिंग ऑफ ए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज प्लेस्ड ऑन द। अब ऑक्सिलरी वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग आपका दोनों स्टेटर में प्लेस किया जाता है। ठीक है, रोटर जो होता है आपका शॉर्ट सर्किटेड होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, इंडक्शन मोटर का डायग्राम कैसे होता है, सर्किट डायग्राम आपका ऐसे होता है। ये आपका स्टार्टिंग वाइंडिंग, ये आपका रनिंग वाइंडिंग, ये हो गया आपका रोटर। ठीक है, अब स्टार्टिंग वाइंडिंग में हम लोग कैपेसिटर लगाते हैं, सेंट्रीफ्यूगल स्विच भी लगाते हैं। ठीक है, वो अगली बात है। यहाँ पे टर्न्स, जो स्टार्टिंग वाइंडिंग का टर्न्स होता है आपका रनिंग वाइंडिंग का टर्न्स से काफ़ी कम होता है। ठीक है, और रेजिस्टिविटी ज़्यादा होता है स्टार्टिंग वाइंडिंग का। ठीक है, इतना आप याद रखिएगा, काफ़ी है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पावर प्लांट्स एम्प्लॉयज रैंकिन साइकिल। ठीक है, रैंकिन साइकिल आपका थर्मल पावर प्लांट होता है। ठीक है, थर्मल पावर प्लांट में रैंकिन साइकिल यूज़ किया जाता है। अब रैंकिन साइकिल देखिए थोड़ा क्या होता है, दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये होता है आपका रैंकिन साइकिल। ठीक है, ये वाला आप इतना याद रखिए, काफ़ी है आपके लिए, इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। ये मैकेनिकल का पार्ट होता है, ये आपको देखना नहीं है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पंप है, पंप से हम लोग पानी उठाते हैं, बॉयलर में बॉयल करते हैं, टरबाइन में आता है, टरबाइन घूमता है, यहाँ पर आपका पावर मतलब क्यू आउटपुट होता है। ठीक है, 4 नंबर क्यू आउटपुट हुआ, फिर वापस वही पानी आपका कॉन्डेंसेट करके पंप में भेज देते हैं। ठीक है, कॉन्डेंसेट हो गया। तो ये कॉन्डेंसेट का मैटर आप लोगों को पहले के लेक्चर में बताया हुआ है, जिन्होंने नहीं देखा आप लोग पहले के लेक्चर्स देखिए, वहाँ पर हम लोग एक्सप्लेन किए हैं। ठीक है, ये सिस्टम। चलिए फिर से वापस पंप में आ गया, वही पंप में आपका साथ बॉयलर में फिर जाता है, यही आपका साइकिल रन होता रहता है। ठीक है, इसी को हम लोग रैंकिन साइकिल कहते हैं। बस इतना ही याद रखिए, काफ़ी है आप लोगों के लिए। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल में इससे ज़्यादा कुछ बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। ठीक है, थर्मल पावर प्लांट, और इसका एफिशिएंसी आपका काफ़ी कम होता है, मात्र 25 से 30%। ये भी याद रखिएगा, ये भी पूछता है कभी कभी एग्जाम में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, द टॉर्क एंगल ऑफ 3 फेज सिंक्रोनस मोटर डिपेंड्स ऑन इट्स। टॉर्क एंगल हमेशा स्पीड पे डिपेंड करता है, सॉरी मैंने लोड पे डिपेंड करता है। ठीक है, सी पे। ठीक है, अब देखिए टॉर्क एंगल कैसे डिपेंड करता है आपका। देखिए, लोड हम जब भी बढ़ाएंगे, ठीक है, आपका नॉर्मली टॉर्क एंगल किसके बीच में होता है आपका, रोटर फील्ड और स्टेटर फील्ड के बीच में। ठीक है, ठीक है, रोटर फील्ड और स्टेटर फील्ड के बीच में आपका टॉर्क एंगल होता है। ठीक है, रोटर और स्टेटर फील्ड के बीच में। ठीक है, अब देखिए, जब हम लोग लोड को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, लोड को इंक्रीज करने के तुरंत ही आपका ये जो डेल्टा है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब इसी इंक्रीज होने के कारण आपका वहाँ पे मोटर में, सिंक्रोनस मोटर के हंटिंग का सिचुएशन आता है, मतलब ऑसिलेशन होता है आपका नॉर्मल इक्विलिब्रियम पॉइंट के आसपास। ठीक है, तो उसी हंटिंग को रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डैम्पर वाइंडिंग। तो वही डैम्पर वाइंडिंग उस हंटिंग को रिड्यूस करके फिर स्टेबलाइज कर देता है मोटर को। लेकिन आपका जो ये इंक्रीज हुआ एक जगह जाके रुक जाता है। अब नॉर्मल आपका न्यू जो डेल्टा होता है आपका, वो आपका 0 से बढ़ के आपका जो नॉर्मल हो जाता है, मतलब मानिए आपका 20 डिग्री पे जाके आपका वो फिक्स हो गया। अब ये 20 डिग्री जो है आपका पीछे हट जाता है। ठीक है, और 20 डिग्री लैग कट जाता है आपका जो आपका आर्मेचर फ्लक्स जो होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, अर्थात स्टेटर फेज में पीछे की ओर जाने लगता है।
ठीक है, और स्टेटर फेस से 20 डिग्री पीछे हो जाता है। ठीक है, यही बात है। ठीक है, तो ये आपका टोटली लोड पे डिपेंड करता है। आपका जितना लोड ज़्यादा होगा डेल्टा उतना ज़्यादा इंक्रीज करेगा। ठीक है, अगर लोड जब ज़ीरो होगा आपका डेल्टा भी ज़ीरो ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ये आपका ऐसे होता है, ये आपका डेल्टा होता है, एक और स्टेटर फ्लक्स, ये आपका हो जाता है रोटर फ्लक्स। ठीक है, समझ गए आप लोग? कोई भी दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। ठीक है, आप लोग को कहीं कुछ भी दिक्कत हो तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, परमियंस इज एनालॉगस टू, मैंने अभी बताया परमियंस के बारे में क्या होता है, 1/रिलक्टेंस होता है। ठीक है, अब रिलक्टेंस मैंने क्या बताया था, रिलक्टेंस आपका मैग्नेटिक सर्किट में होता है। ठीक उसी तरह आपका इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, रिलक्टेंस आपका फ्लक्स को रोकता है फ्लो होने से, और आपका रेजिस्टेंस आपका करंट को फ्लो करने से रोकता है। और हम लोग क्या जानते हैं, 1/R, 1 बाई रेजिस्टेंस क्या होता है आपका, कॉन्डक्टेंस होता है। ठीक है, कॉन्डक्टेंस, और 1/रिलक्टेंस होता है आपका परमियंस। ठीक है, अब देखिए ये कॉन्डक्टेंस और परमियंस आपका एनालॉगस है। ये जो एनालॉगस लिखा हुआ है यही है आपका। ठीक है, परमियंस और आपका कॉन्डक्टेंस एनालॉगस होता है। ठीक है, और इसका कॉन्डक्टेंस है। ठीक है, इसका यूनिट होता है आपका वेबर पर एम्पियर टन। ठीक है, जैसे कि आपका एम्पियर टन पर वेबर होता है आपका रिलक्टेंस का यूनिट। ठीक है, ठीक उसी तरह इसका वेबर पर एम्पियर टन, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, और रिलक्टेंस का हम लोग यूनिट क्या जानते थे, 1/हेनरी होता है। ठीक उसी तरह इसका अपोजिट होगा, हेनरी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा आप लोग ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, 1 किलो कैलोरी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, अब 1 कैलोरी कितना होता है, 4.2 जूल होता है। ठीक है, अब 4.2 जूल होगा तो 1 कैलोरी 1 किलो कैलोरी, जस्ट आप 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, बस आपका आंसर निकलेगा 4200 जूल। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए आज का सेशन यहीं तक करते हैं। 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप लोग फिर से दोबारा देखिएगा, इसको रिवाइज करिएगा। ठीक है, खुद से प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, अगले दिन 111 से स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, तब तक चलते हैं। धन्यवाद।